रिकॉर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पोल्ट्री साइंस का हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमने डिजीजेज ऑफ पोल्ट्री देखनी है। कल के लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक्स ऑफ पोल्ट्री देखी थी। आज डिजीजेज पे देखते हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ सिर्फ इकरा को नहीं आ रही या बाकी सबको भी नहीं आ रही, बताइएगा। आ रही है, इसका मतलब है उसका अपना। अच्छा, डिजीज होती क्या है बेसिकली? डिजीज होती है एनी कंडीशन दैट रिजल्ट इन डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन। कि कोई भी बॉडी की ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल फंक्शन से हटके हो उसको डिजीज कहते हैं। जैसा कि लफ्ज से भी जाहिर है, डिस ईज, अगर इसको आप दो में डिवाइड करें, ये देखिएगा डिस ईज, ठीक है, कि जो बॉडी एक आराम में, सुकून में है, कंफर्ट लेवल में है, वो उस कंफर्ट लेवल में ना आ रही। ये जो है फिजिकल भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डिफरेंट डिजीजेस का। ये थोड़ा वो क्रैमिंग वाली चीज़ है, इसको आपको क्रैम करना पड़ेगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से आ जाता है कि पोल्ट्री डिजीजेस कौन कौन सी हैं, उनके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं और कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से हैं। डिजीजेस आपको पता है कि जो है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस में आ जाती हैं वायरल और बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, ये वाली टाइप आ जाती है, फंगल। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज में कोई विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी हो गई, मेटाबॉलिक डिजीजेज वगैरह हो गई, उस टाइप की आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये दो स्लाइडों पे है। पहली डिजीज है मीरक्स डिजीज, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है? रेंज पैरालिसिस और न्यूरल लिम्फोमेटोसिस, ठीक है। ये इसके जो है सिनोनिम है। इसमें अगर मीरक्स में हम देखते हैं तो वो बर्ड का पैरालिसिस हो जाता है, एक टांग आगे और एक टांग पीछे हो जाती है बर्ड की ना। और क्योंकि न्यूरॉन इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको न्यूरल लेम्फोमेटोसिस कहते हैं। इसका जो काज है वो हर्पीज वायरस है। वायरल डिजीज के नाम, काजेटिव एजेंट याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए वही पॉलिसी है 1 पेजर वाली, एक पेज बनाए, उस पर लिख के रख लें। आखिरी दिन पेपर से पहले जो है काजेटिव एजेंट का और सिनोनिम्स का रट्टा लगा लें, क्योंकि इसमें से तो 3-4 नंबर का डेफिनेटली आता ही है पेपर में। किसी का काजेटिव एजेंट को पूछ लेता है, किसी का सिनोनिम को पूछ लेता है। तो ये जो बुक है सजाद हुसैन वाली, डीवीएम डॉक वाली, तो उसके शुरू वाले 3-4 पेजेस वो काफी हैं, मैं उधर से भी देखा जा सकता है। दूसरी डिजीज देखिएगा, न्यू कैसल डिजीज, रानी खेत डिजीज। इसको रानी खेत डिजीज लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, न्यू कैसल को, एनडी को। और एवियन न्यूमो एनसेफ्लाइटिस कहते हैं दूसरा इसका सिनोनिम है। और इसका काजेटिव एजेंट क्या है? पैरामिक्सो वायरस। इस तरह ये बाकी डिजीजेज जो हैं, इनके भी आपने काजेटिव एजेंट और इनके नाम देख लेने हैं कि इनका काजेटिव एजेंट कौन सा है और इनका सिनोनिम कौन सा है। ये 6 ये हैं। और आगे ये टोटल 17 बन रही है, ठीक है। 17 डिजीज है पोल्ट्री की इंपॉर्टेंट। और ये सारी मतलब वायरल और अपना बैक्टीरियल ही है, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रही हैं अपना, ये देखिएगा, एवियन कोलीबेसिलोसिस से। ये वाली जो डिजीजेज हैं ये हैं जी अपना बैक्टीरियल। और इससे ऊपर वाली जितनी डिजीजेज हैं वो वायरल हैं। बैक्टीरियल में एक दो को देख लेते हैं। कोलीबेसिलोसिस का काज क्या है? इकोलाई। इसको कोलीसेप्टिसीमिया भी कहते हैं। एवियन पास्चुरेला जो है उसका काज क्या है? पास्चुरेला मल्टोसीटा। और इसका दूसरा नाम क्या है? फाउल कालरा। तो पास्चुरेला मल्टोसीटा बर्ड्स में जो है वो फाउल कालरा काज करता है। तो पास्चुरेला मल्टोसीटा जो है लार्ज एनिमल में कौन सी डिजीज काज करता है, बताइए। जी, एच एस, बिल्कुल।
उसके बाद ये 3 अगली डिजीज तो बिल्कुल मतलब इनको याद करना आसान है। टाइफाइड का साल्मोनेला गैलीनेरम, पैराटाइफाइड का साल्मोनेला टाइफीम्यूरम, और प्लूरम डिजीज का साल्मोनेला प्लूरम। ये जो 3 है ये टाइफाइड रिलेटेड डिजीज है। इनके जो काजेटिव एजेंट है वो याद करना भी इजी है। उसके बाद CRD डिजीज, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, इसका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, और कोक्सीडिया का इमेरिया स्पीशीज। ये सारे ही बहुत है, मैं इनको क्रैमिंग करके आपको याद करना पड़ेगा। ये जितने के जितनी जो डिजीजेज हैं, खासकर जो हैं इसमें जो ये बैक्टीरियल डिजीज हैं वो खासकर, ठीक है। अब इनमें से कुछ डिजीज को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जो ज्यादा है मैं जिनमें से कुछ साइंस वगैरह पूछ सकता है। हाँ जी, सी का इफेक्टेड बाय इमेरिया टिनेला। इमेरिया की कितनी वो होती हैं जी, टाइप्स होती हैं। कोक्सीडियोसिस जो है वो इमेरिया की वजह से होता है ना। इसकी स्पीशीज होती हैं, कितनी होती हैं मतलब? 9, बिल्कुल 9 ही होती हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है कि कितनी स्पीशीज है। अच्छा, एटियोलॉजी आप लोगों को पता है, एटियोलॉजी क्या होता है? काज ऑफ एनी डिजीज। ठीक है, अगर हम काज के मुताबिक देखें पोल्ट्री की डिजीजेस को तो दो टाइप की बन जाती हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइट्स और फंगल, ये डिजीजेज आ जाती हैं इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से। और नॉन इन्फेक्शियस में आ जाती हैं किसी केमिकल की वजह से, कोई मसला आ गया है, कोई फिजिकल ट्रामा वगैरह हो गया है, या कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, या टॉक्सिन्स की वजह से, जिसमें इन्फेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो इन्फेक्शन किस किस में इन्वॉल्व नहीं होता? कोई भी जिसके अंदर केमिकल एजेंट आ जाए, फिजिकल एजेंट आ जाए, विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए, या कोई टॉक्सिन्स आ जाए। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जनरल साइंस देख लेते हैं डिजीज के, जो आमतौर पे हर डिजीज के अंदर ही होते हैं। पुअर एपिटाइट, भूख कम लगती है। हडलिंग, हडलिंग कहते हैं बर्ड्स का इकट्ठे होके बैठ जाना। ठीक है, और डिप्रेशन, रंटिंग स्टंटिंग कहते हैं ग्रोथ का ना होना पूरा। रंटिंग स्टंटिंग सिंड्रोम का नाम है। ये एक सिंड्रोम है जिसको पूरी नहीं होती। पुअर यूनिफॉर्मिटी एक फ्लॉक है बर्ड्स का। बर्ड्स में तो आमतौर पे जब भी बात होती है पूरे फ्लॉक की आमतौर पे होती है, इसमें एक बर्ड के लिए नहीं हम करते। तो पुअर यूनिफॉर्मिटी से मुराद है कि पूरा फ्लॉक की जो यूनिफॉर्मिटी है वो एक जैसी नहीं होती। शुरू में चूजा आपने एक ही दिन का चिक प्लेस किया फार्म पे, 30 दिन बाद किसी का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। रफल्ड फीदर, रफल्ड का मतलब होता है खुरदरापन। फीदर्स का ऊपर नीचे हो जाना, खुरदरा हो जाना। ठीक है, स्मूथनेस ना रहना फीदर्स के अंदर। ये बर्ड्स के अंदर जनरल साइंस होते हैं डिजीज के। कफिंग और स्नीजिंग, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है तो कफिंग और स्नीजिंग होगी। अगर जो है आईज भी इन्वॉल्व हो जाए तो ऑकुलो नेजल डिस्चार्ज आएगा। डिफिकल्ट ब्रीथिंग होगी, ब्लडी और वेट लिटर आएगा। ठीक है, लिटर जो मटेरियल होता है, बेडिंग मटेरियल होता है फार्म के अंदर, उसको कहते हैं। और इंक्रीज मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी जो है वो डेथ की जो रेट है, रेट ऑफ डेथ, उसको कहते हैं। ये जनरल साइंस हैं कुछ जो है ना डिजीज के, जो बर्ड्स के अंदर आती हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक साइंस को देख लेते हैं डिजीज वाइज। मुख्तलिफ डिजीज में स्पेसिफिक साइंस क्या होते हैं। वायरल डिजीज देख लेते हैं। पोल्ट्री में जो वायरल हैं वो तकरीबन 3 डिजीजेज ऐसी हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वायरल के अंदर ना। अ, जिसके अंदर आ जाती है रानी खेत, एंडी, गम्बोरो, जिसे आईबीडी कहते हैं, और एवियन इन्फ्लुएंजा। इसके अलावा फाउल पॉक्स, ये 3 4 जो हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर लिस्ट बनाना शुरू करें तो वो तो फिर काफी ज्यादा हो जाती हैं। तो शुरू में जो स्लाइड के अंदर दी हुई है वो टोटल 17 था, तो वहाँ पे आप मतलब उनका जस्ट पॉजिटिव एजेंट और सिनोनिम याद कर लीजिएगा। बाकी जो डिटेल में है वो 4 डिजीज को हम देख लेते हैं वायरल को। वायरल डिजीजेज में सबसे पहले देख लेते हैं इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज को। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
इसका जो दूसरा नाम है वो गम्बोरो नाम है, लोकल नाम। इसका जो नेटिव एजेंट है उसका नाम है बिरना वैरायटी। ये इसका काजेटिव एजेंट भी काफी दफा रिपीट हो जाता है। आईबीडी का, रानीखेत का और एवियन इन्फ्लुएंजा का, इन तीन का अक्सर मतलब रिपीट हो जाता है जो काजेटिव एजेंट है। तो इसके अंदर यंग बर्ड जो है मोस्टली वो इफेक्ट होते हैं 6 वीक एज से तक के जो होते हैं। उसके बाद असल में बरसा होता है, रिग्रेस हो जाता है। बरसा बर्ड्स के अंदर एक पार्ट होता है जहाँ पे वेंट होता है ना बर्ड का, जहाँ से एक्सक्रीशंस होती हैं, ठीक है, ड्रॉपिंग्स की। उसके पास एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं बरसा। ये बरसा का जो होता है वो रोल होता है इम्यूनिटी प्रोडक्शन के अंदर। तो ये जो बिरना वैरायटी वायरस है ये बरसा के ऊपर अटैक करता है और उसको अटैक करता है तो बर्ड की इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाती है, बरसा फेब्रिशियस जी। तो वो फिर इम्यूनो सप्रेशन हो जाती है बर्ड की, ठीक है, वायरल डिजीज है, इम्यूनो सप्रेस्ड हो जाता है बर्ड, जिसकी वजह से इसकी मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा है और मॉर्बिडिटी रेट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसके क्लिनिकल साइंस देख लेते हैं कि बर्ड बैठ जाएगा आंखें बंद करके और खाना पीना छोड़ देगा। इसके अलावा वाइटिश या येलोइश डायरिया लग जाएगा उसको वेंट के ऊपर। बर्ड्स के अंदर आमतौर पे जो हम डायग्नोस करते हैं तो ड्रॉपिंग की बेस पे अक्सर हम डायग्नोस करते हैं। आधी डिजीज तो तभी पता चल जाती है जब आप किसी फॉर्म में एंटर होते हैं और जो बेडिंग मटेरियल लिटर होता है उसके ऊपर बर्ड की जो ड्रॉपिंग्स का कलर देखते हैं। आमतौर पे जो ड्रॉपिंग का कलर होता है वो ग्रीनिश वाइट होता है, ग्रीनिश वाइट। वाइट उसके अंदर जैसे कल भी डिस्कस हुआ था कि यूरिक एसिड होता है, क्योंकि यूरिन का इनके अंदर अलहदा से कोई ओरिफिस नहीं होता बर्ड्स के अंदर। और इनके अंदर जो है यूरिनरी ब्लेडर भी नहीं होता, ये चीज़ भी याद रखनी है आपने। बर्ड्स में यूरिनरी ब्लेडर नहीं होता और इनका जो है ट्रैक वो आगे जाके इकट्ठा मिल जाता है और वेंट के थ्रू जो एक्सक्रीशन होती है वो यूरिन और इनकी जो फीसिस मिल के बनती है उसको हम ड्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ड्रॉपिंग कलर से बताने का मकसद ये है कि काफी डिजीज को हम रूट आउट कर लेते हैं। तो जो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज है, आईबीडी डिजीज है, उसमें वाइट, येलोइश वाइट कलर हो जाएगा जो ड्रॉपिंग है उसका कलर। इसके अलावा बर्ड अपना जो वेंट है उसको पिक करेंगे, दूसरे बर्ड का जो वेंट है उसको पिक करेंगे। और ब्लड मिक्स डायरिया भी आ सकता है लेकिन ये थोड़ा अनकॉमन साइन है। शिवरिंग होती है बर्ड को, अगर आप बर्ड को उसके फीदर्स की मदद से ऊपर उठाते हैं तो उसकी बॉडी जो है वो शिवर कर रही होती है। ये कुछ मतलब साइन हो जाते हैं कि आप फार्म में एंटर होते हैं और बर्ड जो है वो आंखें बंद करके क्लोज करके बैठा हुआ है और प्रोस्ट्रेशन की सूरत में है, मतलब अब उसका सीना और वेंट नीचे लगे हुए हैं फार्म के साथ, ठीक है। और आप देखते हैं बॉडी टेम्परेचर इसमें काफी ज्यादा होता है और जो ड्रॉपिंग्स हैं वो वाइट कलर की होती हैं। तो फिर आपको काफी हद तक क्लिनिकल साइन देख के कंफर्म हो जाता है कि ये जी कौन सी डिजीज है, ये आईबीडी है, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज है। और फिर जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो उसके अंदर आप क्या चीजें देखते हैं, उसमें एक तो आप देखते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे थाइस के ऊपर हैमरेजेस होते हैं। बर्ड का जो थाई होता है और पेक्टोरल मसल्स होते हैं उसके ऊपर हैमरेज बने होते हैं, ये इसके कुछ पैथोग्नोमिक साइन है। और बर्सा ऑफ फेब्रिशियस जो होता है वो स्वेल कर जाता है और येलो कलर का उसके अंदर एक्सुडेट होता है, येलो कलर का उसके अंदर एक्सुडेट हो जाता है। इसके अलावा बरसा जो है ओपन करें तो उसमें हेमरेजेस होंगे, ठीक है। और थर्ड जो ये पॉइंट है, किडनी स्वेल कर जाती है और नेफ्रोसिस हो जाता है, ठीक है, स्प्लीन बड़ी हो जाती है। इनमें से जो सबसे मेन पॉइंट है पैथोग्नोमिक वो बरसा वाला है, ये वाला पॉइंट। और उसके अलावा जो पॉइंट है मैंने आपको बताया कि नेफ्रोसिस हो जाती है, स्प्लीन बड़ी हो जाती है, ये भी आईबीडी के मेन साइंस में आते हैं। बर्ड को जैसे ही आप ओपन करते हैं आप फेब्रिशिया देखते हैं उसका, वो स्वेल किया होता है, परसा ऑफ फेब्रिशियस। उसमें येलो कलर का एक्सुडेट होता है, उसको आप प्रेस करते हैं तो पीप कहने निकल रही होती है। और उसको जब आप कट लगाते
जाते हैं, ओपन करते हैं बर्सा ऑफ फर्टिशियस को, तो उसके अंदर हेमरेजेस होते हैं। ठीक है, मेन पैथोग्नोमिक साइन अगर वो एक पूछता है एमसीक्यू में तो वो यही है, इसको कहते हैं जेलेटिनस। बात एमसीक्यू में ही आता है, वो पूछता है कौन सा इनमें से साइन पैथोग्नोमिक है, तो जेलाटिनस बरसा इसको वो नाम देता है कि ये गोल सा होता है बरसा, इसके ऊपर जेलाटिन सी भी बन जाती है, और इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो है हेमरेजेस होंगे। ठीक है, ये पैथोग्नोमिक साइन। इसके अलावा और कौन से साइन आते हैं, जो किडनी है वो स्वेल कर जाती है, नेफ्रोसिस कहते हैं, और जो स्प्लीन होती है वो भी उसका साइज जो है वो एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका थाई मसल्स होते हैं, ये लेग आ गई, ये थाई आ गई। ठीक है, तो थाई के ऊपर भी जो है वो हेमरेजेस होते हैं। ये जब बर्ड को हम ओपन करते हैं तो ये 3-4 साइन जो हैं इसके अंदर हम देखते हैं। तो ये होगी आईबीडी। आईबीडी का जो ट्रीटमेंट है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, आपको पता है ये डिजीज है वायरल, वायरल का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन वायरल का जो होता है वो कौन सा ट्रीटमेंट होता है, हमेशा स्पोर्टिव, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। तो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम एंटी पायरेटिक दे लेते हैं, उसमें आप पैनाडोल दे लें, डिस्प्रिन दे लें, ह्यूमन वाली मेडिसिन भी यूज हो जाती हैं आमतौर पे बर्ड्स में। इसके अलावा विटामिन ई और विटामिन सी भी दिया जा सकता है, ई और विटामिन सी। ठीक है, ये पेन कम करने के लिए, ये इम्यूनिटी को बहाल करने के लिए, और इसके अलावा फ्लशिंग करवाई जाती है। ये टर्म याद रखिएगा, बर्ड्स में एक टर्म होता है फ्लशिंग का, फ्लशिंग। इससे क्या मुराद होता है फ्लशिंग टर्म से, गुर्दों को वाश करना, जैसे आप लगा लें डायलिसिस करना। तो डायलिसिस वैसे तो मतलब प्रॉपर मशीनों के जरिए होता है, बर्ड्स में फ्लशिंग का टर्म हम देते हैं, हम क्या करते हैं, इनको एक सोल्यूशन बना के देते हैं 4% शुगर का, चीनी मिला के। हाँ जी, बिल्कुल 4% शुगर सोल्यूशन। आप सारे पोल्ट्री फार्मों पे इतने काम करते रहे, तो उसको फ्लशिंग कहते हैं। उससे ही होता है गुर्दे वाश हो जाते हैं, यूरिक एसिड की अकोमोलेशन वो खत्म हो जाती है, थोड़ी इम्यूनिटी सेट हो जाती है बर्ड की, तो बेहतर हो जाता है जो बर्ड है ना। और अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें तो बचत हो जाती है। जैसे एनडी है वो तो नहीं बचत करती फार्म की, लेकिन आईबीडी इनिशियल स्टेज पे कुछ ना कुछ बचत कर देती है। अच्छा, इसका एक और पैथोग्नोमिक साइन भी मैं आपको बताता हूँ, जो आमतौर पे जो है ना यहाँ नहीं मिलता बुक्स के अंदर। ये भला मैं क्या बना रहा हूँ, जब बन जाएगा तो ही पता लगेगा। ये जी है प्रोवेंटिकुलस, और ये है जी गिजर्ड। प्रोवेंटिकुलस और गिजर्ड का जो जंक्शन होता है ना, वहां पे हेमरेजेस होते हैं। ये इसका पैथोग्नोमिक साइन है। बुक्स में आमतौर पे ये कम मिलता है, लेकिन फील्ड के अंदर ये पूछा भी जा सकता है कि किस डिजीज में प्रोवेंटिकुलस और गिजर्ड के दरमियान की जो लाइनिंग होती है वहां पे हेमरेजेस होते हैं। तो ये स्पेसिफिक डिजीज इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज है। समटाइम अभी हम बरसा भी नहीं चेक करते, बर्ड को ओपन करते हैं तो पहले हम उसकी एसोफेगस काटते हैं ना, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए, क्योंकि सबसे पहले इनकाउंटर ही हमें वो होता है। तो उसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं ये वाला, मतलब यहाँ से काट देते हैं इसको, और इस पोर्शन को चेक करते हैं ना हम, प्रोवेंटिकुलस और गिजर्ड को। तो जैसे ही हम ओपन करते हैं, अभी हमने इसका जो है बरसा भी नहीं देखा होता, यहाँ पे हम डिजीज देखते हैं और हमें कंफर्म हो जाता है कि ये डिजीज जो है कौन सी है, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। और अगर हेमरेजिस गिजर्ड के अंदर हो यहाँ पे, फिर कौन सी डिजीज होगी, बता सकता है कोई, और यहाँ पे भी हो, लाइनिंग पे ना हो, ये वाला पूरा एरिया प्रोवेंटिकुलस भरा हुआ हो। ठीक है, और गिजर्ड के अंदर तो एंटी। ठीक है, प्रोवेंटिकुलस स्पेसिफिक है, गिजर्ड ये जो प्रोवेंटिकुलस के अंदर होते हैं वो एनडी के लिए स्पेसिफिक है, और गिजर्ड के अंदर अगर हो तो वो वैसे स्पेसिफिक होता है टॉक्सिन्स के लिए। ठीक है, गिजर्ड में हो तो टॉक्सिन्स के लिए स्पेसिफिक होता है,
और अगर प्रोवेंटिकुलस में हो तो वो एनडी के लिए स्पेसिफिक होता है। लेकिन एनडी में नीचे भी आ सकते हैं जहाँ पे ये टॉक्सिन्स का मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन टॉक्सिन्स में यहाँ पे निशान नहीं होते फिर। ये थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है जब बर्ड को ओपन करें तो। कुछ आप क्लिनिकल साइंस से अंदाजा लगा लेते हैं बर्ड की डिजीज का, कुछ आप जो है वो अंदाजा लगा लेते हैं जो है लीजन से। उसके बाद आ जाते हैं अर्ली डिजीज पे, वायरल डिजीज फाउल पॉक्स। ठीक है, ये देखें जैसे इसकी वेटल और कोम पे दाने से निकले हुए हैं। पॉक्स से जेन में आता भी फौरन यही है कि दाने निकले होंगे, तो ये वायरल डिजीज है। इसमें नोड्यूलर प्रोलिफरेटिव स्किन लीजन्स बन जाती हैं फीदरलेस पार्ट ऑफ द स्किन पे। ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि फाउल पॉक्स में वो पार्ट बॉडी के जो फीदरलेस हैं, जहाँ पे फीदर नहीं होते, वहां पे डेवलपमेंट होती है लीजन्स की। जैसे कोम्ब है, बैटल है, शैंक्स है, ठीक है, ये यहाँ पे फीदर नहीं होते, तो यहाँ पे नोड्यूल्स बनती हैं जैसे ये नजर आ रही है। ठीक है, इसके अलावा नेक्रोटिक एंड प्रोलिफरेटिव लीजन्स बन जाती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर हम म्यूकस मेम्ब्रेन्स देखें बर्ड की, जैसे वेंट वगैरह भी है, ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन में आता है। इसका ये जो माउथ ओपन करते हैं तो जो अंदर का पोर्शन है बक्कल कैविटी, वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन में आता है। तो वहां पे भी नेक्रोटिक टाइप की जो है ना लीजन होंगी, नेक्रोटिव एंड प्रोलिफरेटिव। और जो स्किन के ऊपर होंगी वो किस टाइप की होंगी, नोड्यूलर। ठीक है, अगर बॉडी के ऊपर की हम बात करते हैं तो जो होंगे साइन वो नोड्यूलर होंगे, जैसे कि नोड्यूल बने हुए हैं। और अगर बॉडी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो नेक्रोटिक होंगे। ठीक है, ये फाउल पॉक्स आ गया। पॉक्स वायरस इसका काज होते हैं आमतौर पर, पॉक्स का जो होता है वो पॉक्स ही होता है जहां पे भी हम देखते हैं। और साथ में स्पीशीज का नाम आ जाता है, जैसे ये देखिए फैमिली पॉक्सविरिडी, और जीनस जो है एवी पॉक्स वायरस। एवी एवियन से मुराद है, परिंदों से मुराद है। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। ये तो नहीं आपको याद रहेगा, हाँ, मुश्किल चीज है कि डबल स्ट्रैंडेड याद रखें। हाँ, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस का अगर एक चार्ट बना लें तो फिर तो रखा जा सकता है, स्पेसिफिकली याद नहीं रह सकता। ये देखिए क्लिनिकल साइंस के अंदर वही पिछले वाली बात, ये नोड्यूलर लीजन होती हैं कॉम्ब्स पे और वेटल्स पे। क्या ये कॉम्ब कहलाती है और ये पार्ट वेटल कहलाता है बर्ड का जो है ना। ये पार्ट कॉम्ब कहलाती है और ये पार्ट वेटल कहलाता है। आईलिड्स पे ये देखिए, यहाँ पे आईलिड्स के ऊपर भी जो है नोड्यूल्स बने हुए हैं। और अदर अनफीडर्ड एरियाज ऑफ द बॉडी, बॉडी के वो एरिया और भी जो अनफीदर बॉडी है जहाँ पे पर नहीं है, फीदर नहीं है, वहां पे नोड्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये आ गया पोक्स वायरस के बारे में। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या, वायरल डिजीजेस की प्रिवेंशन आमतौर पे वैक्सीन ही होती है। ठीक है, कि वैक्सीन करवाई जाए। और दूसरे नंबर पे बायोसिक्योरिटी मेंटेन रखी जाए फार्म की, कि वहाँ पे जो है बायोसिक्योरिटी का मतलब होता है कि बायोसिक्योर, कोई भी लिविंग थिंग्स अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप पैथोजेनिक एंटर ना हो सके, उसको बायोसिक्योरिटी हम कहते हैं। तो जो है वायरल डिजीज से बचने के यही दो रास्ते हैं, एक वैक्सीनेशन और दूसरा बायोसिक्योरिटी। आ गई तो उसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट है बस। ठीक है, और वैक्सीन का, इसकी फाउल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो 4 to 6 वीक ऑफ एज के ऊपर होती है। मतलब कि 1 माह का जब परिंदा होता है तब होती है। और सेकंड डोज जो है वो जब 3 मंथ का परिंदा हो जाता है तब लगती है। पहली डोज ऑलमोस्ट 1 मंथ पे, और दूसरी जो उसकी बूस्टर डोज है वो 3 मंथ पे। जी, और जो वैक्सीन है वो विंग वेब में लगती है। इसका विंग के अंदर जो वेब होता है वहां पे लगाई जाती है। वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के तरीके भी हम देखेंगे एक लेक्चर में कि इनको वैक्सीन किस तरह दी जाती है, पर ओरल दी जाती है,
मस्कुलर दी जाती है और स्प्रे में दी जाती है, स्प्रे किया जाता है फॉर्म में, और इसके अलावा विंग वेब में एडमिनिस्टर की जाती है। उसके बाद आ जाएंगे रानीखेत डिजीज। आमतौर पे किसी एक डिजीज का पता होता है लेमैन को, और डिजीजेस का नहीं पता होता। जो भी बीमारी है, चाहे फाउल टाइफाइड आया हुआ है, आईबीडी आई हुई है, एवियन इन्फ्लुएंजा आया हुआ है, तो फार्मर ने जो विलेज लेवल का बंदा है उसने एक ही बात कहनी है, जी रानी खेत आई है, ठीक है, रानी के खेत से बर्ड मर गया है। तो आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है बेसिकली कि कौन सी डिजीज है, क्या आया कि वायरल है या फिर जो है वो बैक्टीरियल है। रानी खेत को रानी खेत क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है? और न्यू कैसल क्यों कहते हैं, ये भी कोई बता सकता है? रानी खेत डिजीज का इंग्लिश में नाम न्यू कैसल डिजीज है, और वैसे इसका नाम रानी खेत है। हाँ जी, इंडिया में आई थी जिस एरिया में रानी खेत, और न्यू कैसल क्यों कहा जाता है? हाँ जी, न्यू कैसल एरिया था, यूएसए की एक स्टेट है न्यू कैसल, वहां पे ये आई थी, तो उस बुनियाद पे इसको न्यू कैसल का नाम दिया गया। और जब इंडिया के अंदर एक एरिया में आई तो रानी खेत का नाम दिया गया, और जब पाकिस्तान में आई तो फिर क्या नाम दिया गया? कॉपी पेस्ट का, कि यूएसए और इंडिया को कॉपी पेस्ट मार दो, जो कहते हैं ठीक कहते हैं। क्या जरूरत है, जब कोई रिसर्च कर रहा है तो आपको रिसर्च करने की, सोशलिज्म है। अच्छा, वायरल डिजीज के अंदर बेसिकली क्या साइंस आते हैं? इसमें बेसिकली तीन सिस्टम डैमेज होते हैं। बर्ड क्यों नहीं बच पाता, इसकी जो हाई मोर्टेलिटी है वो क्यों है? कि तीन सिस्टम मुतासर होते हैं। पहला सिस्टम रेस्पिरेटरी, दूसरा नर्वस, और तीसरा डाइजेस्टिव। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो क्या साइन आएंगे? वही जो हमने जनरल साइंस पढ़े शुरू में, कि ऑकुलोनेसल डिस्चार्ज, म्यूकस आएगी, कफिंग और स्नीजिंग आएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम जब इन्वॉल्व होगा तो वो मैंने आपको बताया कि प्रोवेंटिकुलस के अंदर हेमरेजेस होंगे, जो इसका पैथोगनोमिक साइन है। टेम्परेचर काफी ज्यादा हुआ होता है बर्ड को। डाइजेशन और प्रोवेंटिकुलस से नीचे जो गिजर्ड होता है, जब आप इसको यहाँ से ऊपर से डायसेक्ट करते हैं यूं, और जैसे ही नीचे की तरफ देखते हैं तो ग्रीनिश कलर का फ्लूइड ऊपर की तरफ आता है ये गिजर्ड में से। और जो इसकी ड्रॉपिंग्स होती हैं वो भी ग्रीनिश कलर की होती है। कोई बता सकता है ग्रीनिश कलर की क्यों ड्रॉपिंग्स हो जाती हैं रानीखेत में? वाटरी ग्रीनिश जो है डायरिया हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ये साइन होते हैं, हम फार्म में एंटर होते हैं तो हम देखते हैं जी ग्रीनिश कलर का डायरिया लगा हुआ है। आमतौर पे इनकी जो ड्रॉपिंग है उसका जो नॉर्मल कलर है, नहीं, ऑफ फीड तो हमेशा, ऑफ फीड बर्ड जब भी होगा उसकी ड्रॉपिंग का कलर वाइट होगा, ये भी याद रखिएगा। ये आपने गलत बताया है, ऑफ फीड की वजह से नहीं होता, ये इकरा लियाकत ने ठीक बताया है। ये देख लें, लड़कियों का आपसे ज्यादा नॉलेज है। ये फार्मों पे आप काम करते हैं, लड़कियां अमूमन फार्मों पे काम नहीं करती, लेकिन इनका नॉलेज ज्यादा है। ऊपर भी एक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, वो किसने दिया था? मेरा ख्याल है सादिया ने शायद एक का दिया था। इकरा ने दिया बाइल सिक्रीशन की वजह से, बाइल सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से जो है येलो ग्रीनिश कलर हो जाता है। वैसे आमतौर में मैंने बताया जो ड्रॉपिंग होती है वो ग्रीनिश वाइट होती है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो दरमियानी किस्म की होती है, ना वाटरी होती है ना सॉलिड होती है बहुत ज्यादा। लेकिन इसके अंदर जो है ग्रीनिश हो जाती है, डायरिया लग जाता है ग्रीनिश। और वाइट पोर्शन भी उसमें आता है कि यूरिन का तो पोर्शन आना है यूरिक एसिड का, तो ये डाइजेस्टिव साइन आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पे तीसरा सिस्टम जो हिट होता है वो होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जब इन्वॉल्व होता है तो इनको पैरालिसिस हो जाता है। और ये देखिएगा ये बर्ड जो इस खास पोजीशन में है, इस खास पोजीशन को क्या कहते हैं, बता सकता है कोई? टॉटिकुलस, बिल्कुल। और भी नाम देते हैं, टॉटिकुलस के अलावा भी नाम देते हैं। पॉस्चर कौन सा कहते हैं इसको? स्टार गेजिंग पॉस्चर, बिल्कुल ठीक। स्टार गेजिंग इसको पॉस्चर कहते हैं। और वैसे इसको टॉर्टिकुलस कहते हैं। टॉर्टिकुलस क्या होता है कि नेक के जो मसल्स हैं वो, सन गेजिंग कौन कह रहा है? सन ग्रेजिंग,
और ग्रेजिंग नहीं है ये वर्ड, गेजिंग है। ये किसने ठीक लिखा है? जैनब ने सिर्फ ठीक लिखा है, बाकी सारे जो है ना वो ग्रेजिंग ना करें, गेजिंग करें, देखना, स्टार की तरफ देखना। और सन वाला जो है ना, शुक्र है अभी चांद वाले नहीं बैठे यहाँ पे, उन्होंने जो है मून गेजिंग कर देना था। अच्छा, उसके बाद ये देखिए बर्ड का रानी खेत के अंदर जो है वो ये नर्वस साइन है, ये कि इसके अंदर ये जो पोजीशन आ गई है रानी खेत डिजीज में, इसको हम कहते हैं जी स्टार गेजिंग पॉस्चर। पॉस्चर कहते हैं इसको स्टार गेजिंग। बर्ड इस तरह ऊपर की तरफ देखता है, इसके अलावा गोल गोल सर्कल के अंदर भी घूमता है। और ये होता किस वजह से है? जो इसके नेक के मसल्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, उनका पैरालिसिस होता है, तो गर्दन मुड़ जाती है बर्ड की। ये नर्वस साइंस में। अब रानी खेत में पैरालिसिस ऑफ लेग्स भी हो जाता है, बिल्कुल। नर्वस साइंस के अंदर पैरालिसिस ऑफ लेग्स हो सकता है, पैरालिसिस ऑफ नेक हो सकता है, और ये गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, इसका जो जेनित वाजन है वो बिगड़ जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि इसके अंदर 3 सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, अब अगर एमसीक्यू में आ जाए कि कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है रानी खेत में, रेस्पिरेटरी, नर्वस, डाइजेस्टिव या ऑल ऑफ दीज, तो आपने ऑल ऑफ दीज पे लगाना है। ठीक है, आपने ऑल ऑफ दीज के ऊपर लगाना है। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे आते हैं। ये न्यू कैसल डिजीज की, इसका जो वायरस का नाम है ये लाजमी याद रखिएगा, एबोला वायरस। एबोला वायरस का एक दो नाम और भी हैं, एबोला वायरस के एक दो नाम और भी हैं। RND, इसका मुखफ़्फ़फ़ RND से मुराद आपका क्या है? पैरामिक्सोमेराइडी फैमिली है इसकी। पेपर के अंदर अक्सर वो इस तरह के भी ट्रिकी क्वेश्चन दे देता है। एक दफा एक पेपर में क्वेश्चन आया था, एनडी का काजेटिव एजेंट क्या है? अबूला वायरस, रबूला वायरस, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। हाँ जी, रबूला। तो रबूला वायरस भी इसका नाम है, एबोला वायरस भी नाम है, रबूला वायरस भी नाम है, और एक आधा नाम और भी है। इसके नाम देख लीजिएगा, वो ट्रिकी सा बनाता तो नहीं है, बने बनाए पड़े हैं इंडियन के एमसीक्यूज, वहां से इसने उठाना होता है। अच्छा, पूरा वो आप RND बता रहे हैं, रेस्पिरेटरी, नर्वस और डाइजेस्टिव का, ठीक है। इसका काजेटिव एजेंट देख लिए, एबोला वायरस। और थोड़ी देर पहले हमने IBD पढ़ी, उसका मैंने कौन सा आपको बताया था काजेटिव एजेंट IBD का? बिरना, बिरना वायरस। ठीक है, ये साथ से याद रखते रहें। जो मेन डिजीज है उसका तो आपको कभी भी नहीं ना भूलना चाहिए। ये तो फिर अब वापस घर आके पेपर के बाद अफसोस ही होगा कि यार इनका भी भूल गए हम। चले, कोई वो बहुत ही अंदर से पूछ लेता है, मीरक्स का पूछ लेता है, ठीक है, वो एक मतलब नहीं बहुत ज्यादा कॉमन, वो आपका गलत हो जाता है तो चलो, जो है ना जमीर नदामत नहीं करता, वरना 1 डेढ़ साल जब तक अगली सीटें नहीं ना आएंगी जमीर नदामत करता रहेगा। अच्छा, इसकी वायरस की 3 टाइप्स हैं पैथोजेनेसिटी पे, फिलोजेनिक, मीजोजेनिक, लेंटोजेनिक। विलोजेनिक है हाइलो पैथोजेनिक, मीजोजेनिक है इंटरमीडिएट पैथोजेनिक, और लेंटोजेनिक जो है वो सब क्लिनिकल है। ये इनकी जो डिफरेंट पैथोजेनेसिटी है, डिजीज काज करने की, साइंस शो करने की एबिलिटी है, उसके मुताबिक इनको ये डिवाइड किया जाता है। तो ये याद रखते हैं कौन कौन से हैं, वीलोजेनिक, मीजोजेनिक और लेंटोजेनिक। इसका एमसीक्यू इस तरह बन सकता है, 2 तरह से बन सकता है। वो ये पूछ सकता है हाईली पैथोजेनिक इनमें से कौन सा है, नीचे तीनों का नाम दे दे तो आपको पता होना चाहिए हाईली पैथोजेनिक वीलोजेनिक है। ठीक है, इंटरमीडिएट पैथोजेनिक कौन सा है, मीजोजेनिक है। या वो ये दे सकता है कि न्यू कैसल वायरस, एनडी वायरस की वजह से कौन सा इसके अंदर से पैथोजेनेसिटी नहीं इंक्लूड। 3 नाम वो ये दे देगा, वीलो, मीजो और लेंटो, और चौथा अपनी तरफ से कोई डाल देता है। तो आपको ये 3 याद होंगे तो चौथा आप रूल आउट कर सकते हैं कि चौथा कौन सा नहीं है। क्लिनिकल साइंस हमने देख लिए थे कि रेस्पिरेशन इंक्रीज, पैरालिसिस, ग्रीनिश डायरिया, विंग ड्रॉप कर लेगा। विंग ड्रॉप का तो वैसे मतलब जनरल साइन में आ जाता है, तो ये इसके क्लिनिकल साइंस में है। ट्रीटमेंट में इसके आपको पता है वही जो हम अपना स्पोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का साइन देख रहे हैं तो डाइजेस्टिव रिलेटेड दे दें, डायरिया है तो डायरिया रोकने के लिए, जैसे अगर रेस्पिरेटरी साइन है तो फिर रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई आप दे दें, टेम्परेचर है तो आप इनको कोई एंटीपैरेटिक दे देंगे, और साथ में इम्यूनो सप्रेशन क्योंकि हुई हुई है
तो इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए विटामिन सी और ई तो देंगे देंगे। ये हो गया जी न्यू कैसल डिजीज। चलें इसको देख लेते हैं, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ग्रुप में फिर मैसेज कीजिएगा। तो ये हो गया इसका। अब अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अभी ये क्लास भी एंड होने वाली है, तो बाकी फिर हम आगे जो है कल बैक्टीरियल डिजीज से स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो है वो 4 वायरल डिजीजेस देखी हैं पोल्ट्री की, ठीक है जी। अब अगला लेक्चर ज्वाइन करते हैं इसके बाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज।